हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 7 चल रहा है इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल। तो इसमें हमने लास्ट डिस्कस करा था WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स तो इम्पॉर्टेंट है ही है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। इसके साथ साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है टू मेजर द इन्फ्लेशन रेट। तो ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आते हैं ये इन्फ्लेशन को मेजर करने में भी हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये एक सिंगल नहीं है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं होता, इसको कैटेगराइज किया गया है। अगर हम बात करें 2011-12 से पहले की, तो 2011-12 से पहले जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता था उसके 4 डिफरेंट सेट्स होते थे। उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। क्यों इसको डिवाइड किया गया था? ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशंस फाउंड अमंग द कंज्यूमर्स। क्योंकि जो कंज्यूमर्स है उनके बीच में, उनकी जो सोसाइटी है यहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन बहुत है इंडिया में। तो इसके चलते हुए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको 4 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। क्योंकि लोगों की चॉइसेस अलग अलग है, कौन जो बंदा है क्या चीज़ कंज्यूम करना चाहता है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, उसके बेसिस पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को डिवाइड किया गया। लेकिन 2011-12 में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया था, इसके जो इंडेक्स था इसको रिवाइज किया गया, नए कुछ सेट्स लेकर आए गए कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस में। तो यहाँ पे फिर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी थी? एक था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल, दूसरा अर्बन और तीसरा था कंबाइंड। तो इन 3 कैटेगरीज में 2011-12 के बाद में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को डिवाइड किया गया था। और इसको अनाउंस कौन करता है? इसको अनाउंस करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, पहले भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आता था, तो इंडेक्स यहाँ पे एक्स आएगा, तो पहले भी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता था उसको कौन अनाउंस करता था? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और अभी भी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अनाउंस करता है, राइट। अब देखते हैं 2011-12 से पहले की जो 4 कैटेगरीज थी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, उन चारों को डिस्कस करते हैं। क्योंकि अभी जो डाटा निकल कर आता है ना वो पहले की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग भी डाटा रिलीज करता है CSO, और जो नई कैटेगरीज आई है उनके अकॉर्डिंग भी डाटा रिलीज करता है CSO। तो इसीलिए जो पहले वाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। धीरे धीरे जो पहले वाली 4 कैटेगरीज है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए उनका भी डाटा रिलीज होता है, तो इसीलिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जिसको बोलते हैं CPI-IW। तो इससे रिलेटेड एक बार UPSC में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो CPI-IW है इसको कौन रिलीज करता है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार एक आधा क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। इसमें टोटल इसकी जो बास्केट है IW की, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, इसमें टोटल आती है 260 आइटम्स, प्लस इसमें सर्विसेज आ जाती है। इसका जो बेस ईयर है वो है 2001 के बेसिस पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकाला जाता है। इसका जो कैलकुलेशन होती है वो करी जाती है 2001 को बेस ईयर मान के। इससे जो इसका जो पहला बेस ईयर था, फर्स्ट बेस ईयर था, वो था 1958-59। जो फर्स्ट टाइम जब ये निकाला गया था CPI-IW, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट टाइम बेस ईयर था इसका वो था 1958-59 का, और रिसेंटली 2001 का है। और इसका जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो 76 सेंटर्स में कलेक्ट किया जाता है। और ये वाला जो इंडेक्स है इसमें आते हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। बैंक्स और एम्बेसीज के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको छोड़कर, बैंक्स के एम्प्लॉयज़ और एम्बेसीज पर्सोनल्स, इनको छोड़कर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं उन सब का डाटा CPI-IW में कलेक्ट किया जाता है। इसमें सारे आ जाते हैं, कोई माइंस में काम कर रहा है, कोई रेलवे में काम कर रहा है, या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, तो वो आ जाता है CPI-IW में। इनकी जो वेजेस है, सैलरीज है, वो रिवाइज करी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस अकरिंग इन दिस एक्ट इंडेक्स। अब CPI-IW का जो डाटा निकल कर आता है उसके बेसिस पर यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके सैलरीज को रिवाइज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इसके अलावा साल में 2 बार DA भी इनको दिया जाता है, जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता।
नेक्स्ट आता है CPI UNME, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैन्युअल एम्प्लॉयज। अब इसका जो यूज़ है ना बहुत ही लिमिटेड यूज़ है, तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका जो फर्स्ट बेस ईयर था वो था 1958-59, अभी के लिए जो बेस ईयर है वो है 1984-85। तो इसमें टोटल कमोडिटीज़ कितनी आती है, 146 से लेकर 365 कमोडिटीज़ आती है और इसका डाटा कलेक्ट किया जाता है 59 सेंटर्स में से। यूज़ इसका लिमिटेड यूज़ है, इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है DA वगैरह को डिटरमाइन करने के लिए। और इसमें वो वाले एम्प्लॉयज़ आते हैं जो फॉरेन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। इंडिया में जो फॉरेन कंपनीज ऑपरेट कर रही है ना, उन कंपनीज में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका डियरेंस अलाउंस क्या होगा उसको डिटरमाइन करने के लिए CPI UNME यूज किया जाता है, राइट। जैसे कि एयरलाइन के एम्प्लॉयज हो गए, कम्युनिकेशन के, किसी बैंकिंग के जो कि फॉरेन की बैंक है, फॉरेन का कोई एयरलाइन है, फॉरेन का कोई इंश्योरेंस कंपनी है, फॉरेन की कोई एम्बेसी है, या कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज जो इंडिया में ऑपरेट हो रही है लेकिन वो जो कंपनी है वो फॉरेन की है, तो उनके जो एम्प्लॉयज है उनका DA डिटरमाइन करने के लिए CPI UNME यूज किया जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं CPI AL। ये क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो इसका जो बेस ईयर है वो है 1986-87 का और इसकी बास्केट में जो टोटल कमोडिटीज है वो है 260 कमोडिटीज। 600 विलेजेस में इसका डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है ना, इसका जो डाटा होता है ये इससे हम ये पता करते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में जितने भी एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उनकी मिनिमम वेजेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो मिनिमम वेजेस है उसको रिवाइज करने के लिए इस इंडेक्स को यूज किया जाता है, राइट। तो इसके साथ साथ ये भी पता किया जाता है कि जो जितने भी एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उनकी परचेजिंग पावर क्या है, उनकी जो भी उनकी प्रेफरेंसेस है वो क्या है, ये सारी चीजें CPI AL में डिस्कस करी जाती है। अब सेंटर स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट ये काम करती है, इसका जो इंडेक्स होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, जितना भी इसका डाटा है वो सारा कलेक्ट किया जाता है और इसमें फिर देखा जाता है कि जो फार्मर्स है, और ये वाला जो इंडेक्स निकल कर आता है ना एग्रीकल्चरल लेबरर्स का, इसमें जो प्राइसेस होते हैं इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के जितने भी वल्नरेबल सेगमेंट्स है, क्योंकि जो हमारे वल्नरेबल सेगमेंट्स है ना बेसिकली वो अपनी जितनी भी उनकी इनकम होती है वो अपनी इनकम का 75% जो अमाउंट है वो यूज करते हैं फूड आर्टिकल्स को परचेज करने के लिए। जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, खाने पीने पे वो अपनी 75% इनकम खर्च करते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो इंडेक्स आता है ना एग्रीकल्चरल लेबरर्स का, ये वल्नरेबल सेगमेंट के सोसाइटी जो वल्नरेबल सेगमेंट है सोसाइटी के उनको ज्यादा अफेक्ट करता है, राइट। फिर नेक्स्ट आता है CPI RL। CPI RL क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर्स। वो क्या थे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ये है रूरल लेबरर्स। इसका बेस ईयर था 1983 का बेस ईयर था पहले, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी इसका डाटा निकल कर आता है उसके साथ उसको कंपेयर किया जाता है। अगेन 600 विलेजेस का डाटा इसमें कलेक्ट किया जाता है और इसकी बास्केट में टोटल 260 कमोडिटीज आती है, राइट। अब इसमें क्या होता है, अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, दूसरा आ जाता है रूरल लेबरर्स। अब इन्होंने देखा 2001-2 के टाइम पे, उस टाइम पे सरकार ने देखा कि ये दोनों जो कैटेगरीज है ना एग्रीकल्चरल लेबरर्स और रूरल लेबरर्स, ये दोनों कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रही है, क्योंकि सेम लेबर वर्कर्स है वो रूरल लेबरर्स में भी आते हैं और सेम ही एग्रीकल्चर में भी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर लेबर है वो पर्टिकुलर सीजन में एग्रीकल्चर का काम करती है और उसके बाद वो रूरल लेबर का काम करने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ओवरलैप हो रहा है कि एक सेम बंदा है उसको दो बार काउंट किया जा रहा है, एक बार एग्रीकल्चरल लेबरर में, दूसरी बार रूरल लेबरर में, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में काम करता है एक पर्टिकुलर सीजन में, उसके बाद वो रूरल लेबरर का काम भी तो कर सकता है ना। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि ये जो एग्रीकल्चरल और रूरल लेबरर्स है ना इनके बीच में ओवरलैप हो रहा है। तो 2001-2 में जो सरकार थी उसने इस इंडेक्स को, जो रूरल लेबरर वाला इंडेक्स था, इसको ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर से गवर्नमेंट चेंज हुई और ये जो रूरल लेबरर वाला इंडेक्स था इसको फिर से रिवाइव कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट आता है रिवीजन इन द CPI।
2011-12 में हमने देखा कि फिर से सीपीआई को रिवाइज किया गया था। उसके अकॉर्डिंग जो सीपीआई के कैटेगरीज थी वो 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। एक था CPI-R कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल, दूसरा था CPI-U कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन मार्केट, और तीसरा था नेशनल CPI जिसको बोलते हैं CPI-CC फॉर कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ कंबाइंड का इंडेक्स है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज 2011-12 में सीपीआई के अंदर लाई गई थी, और उसके बाद इसको फिर से 2015 में भी रिवाइज किया गया था, और उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस करी गई थी, बहुत सारी चेंजेस इसमें करी गई थी। तो सबसे पहले इसका बेस ईयर चेंज किया गया। पहले बेस ईयर 2010 था, फिर इन्होंने बेस ईयर चेंज करके 2012 कर लिया गया था। तो आगे एक टेबल दे रखा है, तो इस टेबल में इसमें दे रखा है इसके कैटेगरीज। तो यहाँ पे 6 कैटेगरीज दे रखी है। कौन कौन सी है? एक है फूड एंड बेवरेजेस की, दूसरा है पान टबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, तीसरी कैटेगरी है क्लोथिंग एंड फुटवेयर्स की, देन आती है हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, एंड लास्ट आती है मिसलेनियस की। तो यहाँ पे ये डाटा दे रखा है। जो फर्स्ट वाला है ये आता है 2004-05 का डाटा, और इसको कंपेयर किया गया है 2011-12 के डाटा के साथ, ठीक है। अब हमने बात करी थी होलसेल प्राइस इंडेक्स की। जब हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो फूड आइटम्स है ना उसको इतनी ज़्यादा वेटेज उसमें नहीं दी गई थी होलसेल प्राइस इंडेक्स में, लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसमें जो फूड एंड बेवरेजेस है ना इसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। इसमें फूड एंड बेवरेजेस की जो वेटेज है यहाँ पे ज़्यादा दे रखी है। ये 2004-05 का डाटा है, ये 11-12 का। 11-12 का अगर हम देखें तो यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस जो रूरल की है ये कितनी दे रखी है? 34.18%, अर्बन की 36.29, और कंबाइंड आती है 45.86। तो बाकी की जो कैटेगरीज है उसके कंपैरेटिवली रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड में जो फूड एंड बेवरेज कैटेगरी की वेटेज है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो खाने पीने की चीजें थी, जो फूड आइटम्स वाली बास्केट थी, उसकी जो वेटेज थी वो कम थी, और होलसेल प्राइस इंडेक्स में इसकी वेटेज ज्यादा है। फिर बाकी कैटेगरीज की अलग अलग वेटेज दे रखी है। हाउसिंग की रूरल में इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, और अर्बन में 21.67 है, और कंबाइंड में 10.07% है। तो ये अलग अलग परसेंटेज है, आप देख सकते हो। चाहो तो याद रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी को कितनी वेटेज यहाँ पे दी गई है। बाकी लर्न करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे वही बात, पहले जो नंबर ऑफ ग्रुप्स थे इसमें 5 ग्रुप्स थे ओल्ड सीरीज में। अब जो नई सीरीज आई है, रिवाइज्ड सीरीज आई है, इसमें जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है वो बढ़कर 6 हो गए। पहले 5 थे, अब 6 हो गए। कैसे? पहले जो पान टबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स थे ये फूड बेवरेज एंड टबैको के अंडर आता था, इसी का एक सब ग्रुप था पान टबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स का। लेकिन अब ये जो इंटॉक्सिकेंट्स पान टबैको की है इसकी अलग से कैटेगरी बना दी, फूड बेवरेजेस की अलग से कैटेगरीज बना दी। इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 6 हो गए, पहले 5 थे। एग्स की बात करें तो पहले जो एग्स थे, एग्स को एग, फिश एंड मीट की कैटेगरी के अंदर ही सब ग्रुप दिया गया था, लेकिन अब एग्स की भी अलग से कैटेगरी हो गई, मीट एंड फिश की अलग से कैटेगरी हो गई। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं किया, अलग अलग से कैटेगरीज ही ऊपर नीचे करी हुई है। इसी को ही पूरा यहाँ पे दे रखा है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं है, तो इसीलिए इसको इतना ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेंड्स दे रखे हैं इन्फ्लेशन के कौन कौन से ट्रेंड्स है, तो वो भी लेटेस्ट डाटा इन्होंने दे रखा है। जो भी बुक आपके पास होगी उस बुक का लेटेस्ट डाटा होगा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स ही दे रखे हैं, तो वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट में, ठीक है। करंट में जो भी चल रहा है ना डाटा, तो वो आपको याद रखना है, लेकिन पुराना डाटा याद रखने का कोई फायदा है नहीं है यहाँ पे। इसीलिए जो ट्रेंड्स यहाँ पे दे रखे हैं इन्फ्लेशन के वो मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट आती है हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन। हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो रेंज ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि रेंज ऑफ इन्फ्लेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ से पे हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन को लेकर इन्होंने कुछ कमेटीज के बारे में डिस्कस करा है। जैसे कि इसमें पहले चक्रवर्ती कमेटी दे रखी है जो कि 1985 में आई थी। तो ये जो चक्रवर्ती कमेटी है, इस कमेटी के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन का रेट है वो होना चाहिए 4%, जो हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है अकॉर्डिंग टू चक्रवर्ती कमेटी, जो कि 1985 में आई थी।
तो उन्होंने क्या बोला कि 4% जो रेट है इन्फ्लेशन का वो हमारी इकोनॉमी के लिए सही है। क्यों? क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी में ज्यादा होगी और इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी। सेकेंडली फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है कि जो रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है वो रहनी चाहिए 4 to 6% के बीच में। लेकिन इंटरनेशनली क्या बोला जाता है कि जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 0 to 3% के बीच में रहनी चाहिए। आरबीआई के गवर्नर जो है सी रंगराजन साहब, उनका क्या बोलना है, वो बोलते हैं कि जो रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है ना, पहले तो आप इसको कम करके 6 to 7% के बीच में लेकर आओ और फिर इसको और कम करके 5 to 6% के बीच में लेकर आओ और उसके बाद हेल्दी रेंज की बात करना। फिर एक तारापुर कमेटी है। तारापुर कमेटी कौन सी है? ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। इसकी रिकमेंडेशन क्या है? तारापुर कमेटी का मानना है कि जो हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है वो है 3 to 5% के बीच में। ठीक है, कि जो रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है 3 to 5% के बीच में रहनी चाहिए 97 से 2000 के बीच में। इन 3 सालों में जो हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन रहेगी 3 to 5 के बीच में रहेगी। लेकिन रिसेंटली अगर हम आ जाएं करंट पे, तो अभी रिसेंटली 2015 में सरकार ने क्या अनाउंस करा है? 2015 में हमारी सरकार ने बोला है कि जो हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है वो है 4 ± 2, मतलब कि 2 to 6% के बीच में हमारी इन्फ्लेशन रेट रहनी चाहिए। अगर 6% से ज़्यादा होती है इन्फ्लेशन तो वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक बार के लिए बढ़ेगी लेकिन लॉन्ग रन में ये सस्टेनेबल नहीं है, जैसे हमने फिलिप्स कर्व वगैरह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर इन्फ्लेशन 2% से कम होती है तो वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। रीजन बीइंग कि अगर इन्फ्लेशन रेट 2% से कम होता है तो उस केस में क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है वो बिल्कुल ही बंद होने पे आ जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो इन्फ्लेशन है 2 से लेकर 6% के बीच में ही रहनी चाहिए, ना तो 2 से कम होनी चाहिए ना 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। राइट, तो इसके साथ ही आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।